नमस्कार दोस्तों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं। साथ ही आपको इससे रिलेटेड व्याख्या भी कराई जाएगी जो कि आपके आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। साथियों, ये 2018 का पेपर है। पहले हिंदी का पोर्शन कवर किया जाएगा, उसके बाद जीके जीएस के पोर्शन कवर किए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। शब्द दिया गया है मुद्रा, ऑप्शन दिए गए हैं चक्रधर में जिसके, चक्र है अधर में जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र है घर में जिसके। तो आयोग के द्वारा, बोर्ड के द्वारा इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर मुद्रा के स्थान पर चक्रधर देना चाहिए था, लेकिन मुद्रा दे दिया गया था, इसलिए आयोग के द्वारा इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया गया था। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो कि शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। तो रात में घूमने वाला, इसके लिए हो जाएगा निशाचर। जो रात में घूमने वाला होता है वो निशाचर होता है। व्याख्या देखते हैं। तो रात में घूमने वाला के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द निशाचर है। शेष शब्दों के उपयुक्त वाक्यांश निम्नवत हैं। तप करने वाले को तपस्वी कहा जाता है। जो वस्तु चलने वाली ना हो उसे अचर कहा जाएगा। भ्रमण करने योग्य जो भ्रमणीय कहा जाएगा। ये जो व्याख्या कराई जा रही है ये आपके यूपीपी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं। ठीक है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुने। तो मुद्रा का अनेकार्थी शब्द होगा रूप। राइट ऑप्शन ए है इसका। मुद्रा के अनेकार्थी शब्दों के संदर्भ में रूप सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। मुद्रा के अनेकार्थी शब्दों के अंतर्गत सिक्का, मोहर, अंगूठी, छापा, चिन्ह, आकृति हैं। भाग के अंतर्गत अनेकार्थी शब्द भाग्य, हिस्सा, विभाजन आदि आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। तो रोहन ने हॉकी खेली, तो इसमें कौन सा कर्ता कारक होगा? राइट ऑप्शन है बी, ने इसमें कर्ता कारक है। वाक्य में रोहन ने हॉकी खेली में कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ने जुड़ा हुआ है। हॉकी संज्ञा है तथा खेली क्रिया के अंतर्गत आता है। नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए कि कर्ता का क्या अर्थ होता है। तो कर्ता का अर्थ होता है जो कार्य करे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कर्ता का अर्थ होता है जो कार्य करे। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछे कि कारक के कितने भेद होते हैं तो हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। एक तरफ कारक हैं, एक तरफ उनकी विभक्ति या परसर्ग हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो कर्ता कारक की विभक्ति ने है जो कि अभी प्रश्न में उपयोग किया गया था। कर्म कारक की विभक्ति को है। करण कारक की विभक्ति से सह के अर्थ में है। संपदान कारक की विभक्ति को के लिए है। अपादान कारक की विभक्ति से अलगाव के अर्थ में, यानी कि जब कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही हो तो वहां पर अपादान कारक की विभक्ति होगी। जैसे लड़का छत से कूदा, तो छत से लड़का अलग हो रहा है तो यहाँ पर अपादान कारक की विभक्ति उपयोग की जाएगी। संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, रा, रे, री ये उपयोग होंगे। अधिकरण कारक की, यानी कि किसी पर अधिकार जमाना हो गया कि मैं पर। ठीक है। मेज पर पुस्तक रखी है, यानी कि पुस्तक किस पर रखी है तो मेज पर रखी है, वहां पर अधिकरण कारक होगा। और आखिरी है संबोधन, तो इसमें हे, ओ, अजी इत्यादि विभक्ति आएंगी। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। तो आज वर्षा होगी, इस वाक्य का सही काल कौन सा होगा? तो सामान्य भविष्यत काल है, क्योंकि आज वर्षा होगी तो भविष्य की बात की जा रही है और वर्तमान में भी है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो प्रश्नगत वाक्य में सामान्य भविष्य काल प्रयुक्त है। जिस वाक्य में क्रिया के व्यापार का आने वाले समय में होना सूचित हो उसे सामान्य भविष्यत काल के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि आज वर्षा होगी या कल मैं हरिद्वार जाऊंगा, तो ये सामान्य भविष्यत के अंतर्गत आएंगे। सामान्य वर्तमान काल की बात करें तो क्रिया के जिस रूप से पूर्णता और अपूर्णता का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि हवा चलती है और बच्चा रोता है। अगला, संभाव्य वर्तमान काल।
ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से संभावित कार्य होना सूचित हो या जिसके होने की संभावना हो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि वह आया हो, उसने खाया हो, ठीक है, ये संभाव्य वर्तमान काल के उदाहरण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो सीता वीणा बजा रही है, यानी कि वीणा कौन बजा रही है, सीता बजा रही है, तो कर्म भी है, इसीलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। राइट ऑप्शन डी होगा, ठीक है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है ये, जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, अतः शेष अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण हैं। जैसे कि नौकर पानी भरता है, तो पानी कौन भरता है, नौकर भरता है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक को उसने पढ़ा। तो ये सभी, ठीक है, सकर्मक क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। तो सम्राज्ञी का पुल्लिंग शब्द हो जाएगा सम्राट। राइट ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग उनका है। तो राजा का रानी हो जाएगा, महाराजा का महारानी हो जाएगा, बादशाह का बेगम हो जाएगा, ठीक है, स्त्रीलिंग ये है, ध्यान रखेंगे। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। तो चिड़िया का सही बहुवचन हो जाएगा, चिड़िया ही रहेगा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और तीनों शब्द ये गलत हैं कि चिड़ियाएं, चिड़ा, चिड़ियों, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें। वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है। तो जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे कि का, आधी का और इसमें आ, तो पूरा का होगा। कोई भी वर्ण अकेला आधा होता है, उसमें अगर स्वर मिल दी जाए तो वो पूरा वर्ण होता है। जैसे कि का, आ, तो का होगा ये पूरा, ठीक है। इसी तरीके से पा और आ, तो ये पा होगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द कौन सा है। तो शक्ति, तो इसका विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, शक्तिवर्धन, शक्तिशाली, शक्तिरोधक या सशक्त। तो पुलिस भर्ती बोर्ड ने इस प्रश्न को निरस्त कर सभी परीक्षार्थियों को समान अंक प्रदान किया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द क्या होगा। तो शक्ति, तो इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया था कि विशेषण इसका क्या होगा, इसलिए निरस्त कर दिया गया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किसी चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है स्वर सहित दिखने के लिए इस तरीके से। जैसे कि यह स्वर सहित है, अगर इसमें हम कोई स्वर जोड़ देंगे व्यंजन, तो ये पूरा हो जाएगा। जैसे कि का हो जाएगा, जैसे कि अभी पहले डिस्कस किया जा चुका है पहले प्रश्न में, ठीक है। तो ये हलंत चिन्ह जोड़ दिया जाता है, उससे व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि कमल को तो आधी का है, फिर आ है, फिर आधी माँ है, फिर आ है, आधा ला है और आधी आ है। इस तरीके से कमल शब्द बना है, ठीक है, वर्ण विच्छेद किया गया है यहाँ पर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। तो कोई आपसे मिलने आया है, कोई यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यहाँ पर कोई पता नहीं कौन आया है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्नगत वाक्य में रेखांकित अंश के आधार पर यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से किसी पदार्थ या व्यक्ति का निश्चित बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि कुछ दे दीजिए, कोई आपसे मिलने आया है या कुछ तो कहो, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं सभी। अगला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की हरिऔध की रचना है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। शेष रचनाओं के रचनाकार, जिनमें झरना जो कि जयशंकर प्रसाद की है, कामायनी भी जयशंकर प्रसाद की है, आंसू जयशंकर प्रसाद की है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, और प्रेम प्लाप जो कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है, और अंधा युग ये धर्मवीर भारती की है, एक नाटक है अंधा युग, इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें
जो कि बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन सा है। तो ये मैला आंचल है, राइट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। मैला आंचल जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास है। शेष रचनाओं के रचनाकार निम्न है। मधुशाला के हरिवंश राय बच्चन है। मृगनयनी के वृंदावन लाल शर्मा वर्मा है। मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त हैं। मुद्रा राक्षस भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिलती है। ये हिंदी में साथ में जीके जीएस में भी पूछी जा सकती है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो विशाख दत्त की रचना है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठा के पद या वैदेही बनवास। तो वैदेही बनवास जो कि मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है, शेष तीनों हैं। अपितु अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रबंध काव्य है। ठीक है, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका तथा राग सोरठा के पद मीराबाई के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की है, इसलिए यहाँ पर यह क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर 3 देने थे मीराबाई के और 1 अन्य का देना था, लेकिन 2 अन्य के दे दिए और 2 मीराबाई के दे दिए। तो पूछा गया था कि मीराबाई की रचना कौन सी नहीं है। ठीक है, गीत गोविंद जो कि जयदेव की रचना है। प्रश्न में 2 विकल्प सही होने के कारण पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो ये हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था सन 1955 में। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी अन्य रचनाएं समर्पण, युग चरण, माता आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगला, नीचे दिए गए गद्यांश के बाद 5 प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। उस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पारखी डॉक्टर बोगल ने यूं ही चंबा को अचंबा नहीं कह डाला था, और इसमें सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं खींचे चले आते। चंबा की वादियों में ऐसा कोई सम्मोहन जरूर है जो कि सैलानियों को मंत्र मुग्ध कर देता है, और वे बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं। जहाँ मंदिर में उठती स्वर लहरियाँ परिवेश को आध्यात्मिक बनाती हैं, वहीं रावी नदी की मस्त रवानगी और पहाड़ों से आते शीतल हवा के झोंके से सैलानियों को ताजगी का एहसास कराते हैं। चंबा का इतिहास, कला, धर्म, पर्यटन का मनोहरी मेल है, और चंबा के लोग अलमस्त फक्कड़ तबीयत के हैं। चंबा की पहाड़ियों को ज्यों ज्यों हम पार करते हैं, आश्चर्यों के कई वर्ग सामने खुलते चले आते हैं। प्रकृति अपने दिव्य सौंदर्य की झलक दिखलाती है। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद ही डॉक्टर बोगल ने इसे अचंबा कहा होगा। चंबा का यह सौभाग्य रहा कि उसे एक से एक बड़ा कलाप्रिय, धार्मिक और जनसेवक राजा मिला है। इन राजाओं के काल में न सिर्फ यहाँ की लोक कलाएं फली फूली, अपितु इनकी ख्याति चंबा की सीमाओं को पार करके पूरे भारत में भी फैली। इन कलाप्रिय नरेशों में राजश्री 1844, राजा राम सिंह 1873 व राजा भूरी सिंह 1904 के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वास्तुकला हो या भित्ति चित्रकला, मूर्तिकला हो या काष्ठकला, जितना प्रोत्साहन इन्हें चंबा में मिला शायद ही अन्यत्र कहीं मिला हो। चंबा की कलम शैली ने खास इस अपनी पहचान बनाई है। किसी घाटी की ऊंचाई पर खड़े होकर देखें तो समूचा चंबा शहर भी किसी अनूठी कलाकृति जैसा ही लगता है। अब चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है? तो ये मन को हरने वाला मेल है, राइट ऑप्शन ए होगा इसका। डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंबा क्यों कहा? तो अनुभव के बाद डॉक्टर बोगल ने चंबा को चंबा कहा, बी राइट ऑप्शन होगा। चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया? तो राजा के कारण चंबा को सौभाग्यशाली कहा गया, क्योंकि यहाँ पर अन्य योगी और गुणी राजा हुए हैं, इसलिए। चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई है? तो चंबा की कलम शैली ने अपनी पहचान बनाई है, राइट ऑप्शन सी होगा। वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। तो वशीकृत शब्द का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हो जाएगा मंत्र मुग्ध कर देने वाला, राइट ऑप्शन बी इसका होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, इसमें श्लेष अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, रूपक अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है, क्योंकि पद्यांश भिखारिन को देखकर पट देत बार बार में संभग श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार के अंतर्गत संभंग
शब्द में भंग करने पर दूसरा अर्थ निकलता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के विरुद्ध हों। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, तो राइट ऑप्शन है ये समुच्चय बोधक अव्यय है, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, राइट ऑप्शन बी होगा। विद्यालय के बाएं बड़ा गलत होगा, विद्यालय में बड़ा तो ये भी गलत होगा, विद्यालय के बाएं बड़ा सा ये भी गलत होगा, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सममात्रिक छंद कहा जाता है, राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। जहां प्रथम और तृतीय चरणों में एवं द्वितीय व चतुर्थ चरणों में वर्णों या मात्राओं की समानता होती है वहां अर्ध सममात्रिक छंद होता है, और जहां चारों चरणों में वर्णों की संख्या और मात्राओं में असमानता होती है वहां विषम मात्रिक छंद प्रयुक्त होता है। और जिन छंदों की पहचान केवल मात्राओं के आधार पर की जाती है वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला हो। कि घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत अनुभवी होना, राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। और प्यास बुझाना का क्या अर्थ होता है, तो इच्छा पूरी करना। खुशी मनाना का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना, और लज्जित होना का अर्थ होता है कि किसी काम में असफल होना, ये ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि बताता है कि जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस भाव की उपस्थित रहती है, तो वहां करुण रस की उपस्थित रहती है। ठीक है, जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां करुण रस की उपस्थित होती है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। कि राधा स्कूटी चला रही है, भाववाच्य इसका क्या होगा कि राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है, तो उद्धरण चिन्ह इनमें से ऑप्शन ए में प्रयुक्त किया गया है, ये उद्धरण चिन्ह होता है। ठीक है, तो इसमें योजक चिन्ह का, ऑप्शन बी में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन सी में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और ऑप्शन डी में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो शरीर का समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा, कलेवर इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, विटप का अर्थ होता है वृक्ष, पद्म का अर्थ होता है सरस्वती पद्मा, और महिला का होगा स्त्री अर्थ। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं, क्रिया नहीं होते, अव्यय नहीं होते, शब्दांश नहीं होते हैं, या सर्वनाम नहीं होते हैं। तो आयोग के द्वारा इनका उत्तर नहीं दिया गया था क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं शब्दांश या अव्यय होते हैं जो किसी भी शब्द में क्रमशः आगे या पीछे जुड़कर, यानी कि जो उपसर्ग होते हैं वो आगे जुड़ते हैं शब्द में और प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं, जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। प्रस्तुत प्रश्न में जो 2 विकल्प सही होने के कारण पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इसके प्रश्न को निरस्त कर दिया था। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि प्रत्यय से नहीं बना है। तो इसमें परिचय प्रत्यय से नहीं बना है। ठीक है, बाकी शिष्या शेरनी दयामय में आ और नी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक, दयामय में न प्रत्यय जुड़ा है, शिष्या में आ प्रत्यय जुड़ा है, और शेरनी में नी प्रत्यय जुड़ा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। तो मच्छिका का सही तद्भव रूप हो जाएगा मक्खी, राइट ऑप्शन डी इसका होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ अन्य तद्भव दिए गए हैं, उनके तत्सम देखते हैं। तो मोर का तत्सम होगा मयूर, भौरा का तत्सम होगा भ्रमर, और मेढक का होगा तत्सम मंडूक। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो सन्यासी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए होगा। वैरागी का विलोम शब्द होगा अनुरागी, शिष्ट का अशिष्ट,
और सुलभ का दुर्लभ विलोम शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि सही संधि विच्छेद वाला हो। तो नारीच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नारी प्लस इच्छा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसमें दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प हो। तो नियत का इनमें से सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होगा? निश्चित। नियत शब्द का सम्यक विकल्प निश्चित है। शेष विकल्प नियत संदर्भ के असंगत हैं यानी कि अलग हैं। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हिंदी का जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे 2018 के पेपर थे, तो हिंदी का पूरा टॉपिक हिंदी का पोर्शन कवर किया गया। अब सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस का पोर्शन को कवर करते हैं। तो सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। यहाँ पर कुछ अन्य उपकरण हैं और उनका किस लिए उपयोग किया जाता है तो उनको देखते हैं। दोस्तों इसके अंदर जो आपकी व्याख्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर आप लोग कर लें क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन पूछे जाएगी तो संभावना यहीं से ज़्यादा है क्वेश्चन पूछे जाने की। तो एनीमियोमीटर जो कि वायु वेग के लिए उपयोग किया जाता है, और यूडियोमीटर ये गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर का द्रव घनत्व देखने के लिए किया जाता है। वेवमीटर का मृदा के आंतरिक गुणों का मापन किया जाता है। पिक्नोमीटर का पानी की मात्रा और विशिष्ट गुरुत्व के लिए किया जाता है। इस प्रश्न को भारतीय बोर्ड ने निरस्त कर दिया था। अगला है केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार जो कि लखनऊ में स्थित है। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय वर्ष 1996 में डॉक्टर UN राव द्वारा लखनऊ के विद्या विहार में स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये प्रयागराज में स्थित है। राइट ऑप्शन बी होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो प्रश्न काल के समय उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज में स्थित था, लेकिन वर्तमान में अगर अब ये क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो वर्तमान में पुलिस का मुख्यालय जो कि 7 जून 2019 को लखनऊ में स्थानांतरित हो गया। इस मुख्यालय की बिल्डिंग को सिग्नेचर बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। बिल्डिंग भी पूछी जा सकती है, सिग्नेचर बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है और ये अब लखनऊ में है। ठीक है, अगर केंद्रीय पुलिस का मुख्यालय पूछे तो वो भोपाल में है, मध्य प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय जो कि अब लखनऊ में है। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो उत्तराखंड जो भी उत्तरांचल के जिले थे उत्तर प्रदेश में, उनको 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से अलग कर 13 जिलों को अलग कर 27वां राज्य बनाया गया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 2000 में। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित हिमालयी जिलों को काटकर बनाया गया भारत का 27वां राज्य है। इसकी राजधानी देहरादून है। 4 धामों में प्रमुख बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री यहाँ के 4 प्रमुख तीर्थ स्थान हैं। वर्ष 2000 से 2006 तक इस राज्य को उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्ष 2007 में इसे उत्तराखंड नाम दिया गया। अगला है बरसाना होली के साथ खेली जाती है। तो बरसाना होली जो कि डंडे के साथ खेली जाती है। राइट ऑप्शन डी होगा। बरसाना की लठमार होली डंडे से खेली जाती है। यहाँ की लठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ फागुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को बरसाना यानी कि मथुरा में हर्षोल्लास के साथ यह मनाई जाती है। अगला, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो काम्पिल मेला जो कि जैन समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है। राइट ऑप्शन ए होगा। काम्पिल मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित मेला है जो कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के काम्पिल नामक स्थान पर प्रतिवर्ष लगाया जाता है। काम्पिल हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है। काम्पिल में 1400 वर्ष से भी प्राचीन निर्मित एक दिगंबर जैन मंदिर है जहां भगवान विमलनाथ की प्रतिमा है। अगला रिक्त स्थान है। भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्राज्ञ हैं।
तो ये पंडित बिरजू महाराज जो कि भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं, राइट ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर कुछ व्यक्ति दिए गए हैं और वो किस नृत्य शैली से संबंधित हैं ये भी दिया गया है। तो सोनल मान सिंह जिनका संबंध भरतनाट्यम ओडिसी नृत्य से है, मल्लिका साराभाई इनका संबंध कुचिपुड़ी भरतनाट्यम से है, पंडित बिरजू महाराज कथक से हैं और उदय शंकर जो कि आधुनिक भारतीय नृत्य के जन्मदाता हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हो सकता है, पूछ सकता है कि आधुनिक भारतीय नृत्य के जन्मदाता कौन है, तो ये उदय शंकर हैं। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का है, ओडिसी जो कि उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है और कथक उत्तर प्रदेश या पूर्वोत्तर भारत का है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में नहीं आता, तो भाषा परीक्षण जो कि यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में नहीं है, से शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता और आयु पात्रता सभी की जांच की जाती है, लेकिन भाषा परीक्षण का कोई भी परीक्षण नहीं किया गया जाता है, तो राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। ठीक है। अगला, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी, तो इनका नाम है भगवान ब्रह्मा, राइट ऑप्शन बी होगा। दशाश्वमेध घाट वाराणसी काशी में गंगा तट पर बसे 84 घाटों में से एक है। दशाश्वमेध का शाब्दिक अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर दशाश्वमेध यज्ञ किया था जिसमें 10 घोड़ों की बलि दी थी। ऐसी मान्यता है कि इस घाट में डुबकी लगाने से 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये परमवीर चक्र है। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार जो कि परमवीर चक्र है, जिसकी शुरुआत 1947 से हुई थी। यह सम्मान उन बहादुर सैनिकों को दिया जाता है जो शत्रु के सामने अपने अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देते हैं। अब तक कुल 21 सैनिकों को परमवीर चक्र से नवाजा जा चुका है। अंतिम बार 3 जुलाई 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, संजय कुमार एवं योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से नवाजा गया था। भारतीय वीरता पुरस्कारों की रैंकिंग घटते क्रम में इस प्रकार है। सबसे पहले परमवीर चक्र है, फिर अशोक चक्र है, फिर कीर्ति चक्र है, फिर शौर्य चक्र है। यानी कि परमवीर चक्र सबसे बड़ा है, फिर अशोक चक्र है, फिर कीर्ति चक्र है, फिर शौर्य चक्र है। ये ध्यान रखेंगे, क्रम पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई ये किताब है, तो ये किताब जो कि इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई किताब है। ठीक है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया नामक पुस्तक इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक है। मुल्क राज आनंद भारतीय अंग्रेजी साहित्यकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कुली, द विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स है और एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर एक ब्रिटिश अंग्रेजी साहित्यकार थे। इन्होंने भारत के संदर्भ में ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ध्यान रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन सी इसका होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। वर्ष 1972 में 5 जून से 16 जून तक चले संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया था। अन्य दिवसों में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है व 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो ये चारों जो दिवस दिए गए हैं इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखेंगे। जेट इंजन का आविष्कारक कौन था या किसने किया, तो जेट इंजन का आविष्कार जो कि सर फ्रैंक व्हिटल ने किया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हिटल ने 1907 में किया था। यह इंजन संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक प्रकार का इंजन था। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था तथा रोजर वेकर ने सूक्ष्मदर्शी बनाने में योगदान दिया था और लुइस एडिसन वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। ये ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, तो कोरो नहीं है, बाकी ट्विटर, फेसबुक और वीवो ये सभी हैं। तो ट्विटर, फेसबुक, वीवो एक सामाजिक मीडिया नेटवर्किंग क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां हैं, लेकिन क्योरो एक अमेरिकी वेबसाइट है जो लोगों को किसी भी प्रश्न के पूछने तथा उस प्रश्न का उत्तर पाने का मंच उपलब्ध कराती है।
अगला है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, राइट ऑप्शन डी इसका होगा। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो कि मध्य प्रदेश है। कुल वन एवं वृक्षारोपण क्षेत्र के मामले में भारत 10वें स्थान पर है। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से अन्य राज्य अवरोही क्रम में सबसे पहले मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र है। ठीक है, और सबसे कम वन कहाँ है? तो सबसे कम वन जो कि हरियाणा राज्य में है। रिक्त स्थान है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा जो कि यूरो है, राइट ऑप्शन डी होगा। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा यूरो है। यहाँ इसी मुद्रा का प्रचलन है। विभिन्न देश एवं उनकी मुद्राएं निम्नवत हैं। तो डॉलर कहाँ कहाँ चलता है? तो डॉलर जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान, इन देशों में डॉलर चलता है। रियाल जो कि कतर, यमन, सऊदी अरब, ओमान, ईरान, या कह सकते हैं जो भी मुस्लिम कंट्री हैं, इस तरीके से याद करने के लिए आप रिलेट कर सकते हैं, वहाँ पे रियाल चलता है। पाउंड या पाउंड ये सीरिया, सूडान, मिस्र, ब्रिटेन, आयरलैंड में चलता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे व्याख्या। अगला, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो ये रेड क्लिफ रेखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, और भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरन रेखा सीमा का निर्धारण करती है। अब आइए रेड क्लिफ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा सीमा तय करती है। यह 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण में खींची गई थी। तो भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है, भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ है, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान डूरन रेखा है। माफ कीजिए, मैंने पहले यहाँ पर भारत बोल दिया था कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरन है, लेकिन यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य डूरन रेखा है। जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य मैगिनाट रेखा है, और यूएसए और कनाडा के मध्य 49वीं समानांतर रेखा है। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग जो कि उत्तर कोरिया की राजधानी है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ देश दिए गए हैं, उनकी राजधानियां हैं। मालदीव की माले राजधानी है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। मलेशिया जो कि कुआलालंपुर इसकी है, और मंगोलिया की उलान बटोर है, दक्षिण कोरिया की सियोल है। ये ध्यान रखेंगे। प्योंगयांग उत्तर कोरिया की है, दक्षिण कोरिया की सियोल राजधानी है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो अटलांटा जो कि अमेरिका का एक राज्य नहीं है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइसियाना आज संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख राज्य हैं, जबकि अटलांटा संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य जॉर्जिया की राजधानी है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे प्राचीन राज्य है तथा सर्वाधिक आबादी यहाँ निवास करती है। साथियों, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे रिलेटेड चैनल पे अपलोड हो वैसे आपका पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको देखकर अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएं। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो दूसरी महल भाषा बोलते हैं, मल्ल कह सकते हैं, राइट ऑप्शन बी इसका होगा। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। यह अरब सागर में स्थित है। यहाँ के लोग मलयालम भाषा के अलावा महल या महल भाषा बोलते हैं। इन दोनों भाषाओं के अलावा यहाँ के लोग हिंदी, बंगाली, उड़िया, तमिल, उर्दू भाषा का भी प्रयोग करते हैं। महल भाषा का प्रयोग अधिकतर मालदीव द्वीप समूह के लोग ही करते हैं। अगला, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो कि तीसरे छत्रपति थे। तो ये राजा राम था इनका नाम, जो कि शिवाजी के छोटे बेटे थे और ये तीसरे छत्रपति थे, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में तथा मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में हुई थी। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई भोसले था। शिवाजी महाराज के 2 बेटे थे तथा 6 बेटियां थीं। बड़ा बेटा संभाजी महाराज जो कि दूसरे छत्रपति वास्तविक उत्तराधिकारी थे, तथा सबसे छोटे बेटे जो कि राजा राम थे, जो तीसरे छत्रपति थे। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला, रिक्त स्थान है, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो ये घूमरा जो कि उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन नृत्य है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा।
घुमरा उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। पुलिकली तो केरल राज्य का एक प्राचीन मनोरंजक लोक नृत्य है जो कि वहाँ के प्रसिद्ध त्योहार ओणम के अवसर पर किया जाता है। राउत नाच ये छत्तीसगढ़ राज्य में यादव समुदाय द्वारा दीपावली त्योहार के अवसर पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य होता है। डालू कुनीता ये कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि नगाड़े की धुन पर किया जाता है। इसे हल्लू मथस्थ भी कहा जाता है। तो डालू कुनीता को हल्लू मथस्थ भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो इस समय जो भी करंट अफेयर्स था तो आप पिछले एक साल का करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। इसके लिए एक अलग से मैराथन वीडियो डालेंगे, उसको आप देख लीजिएगा। उससे करंट अफेयर्स के जो भी 3 से 4 प्रश्न आएंगे वो उसी वीडियो से उम्मीद है कि कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगला, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में रिक्त स्थान है और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो ये फिलीपींस इसका आंसर हो जाएगा। पूरे विश्व में इंडोनेशिया नारियल उत्पादन में पहले स्थान रखता है। इसके अलावा अन्य देश घटते क्रम में है। इंडोनेशिया है, फिर फिलीपींस है, फिर भारत है, फिर ब्राज़ील है, फिर श्रीलंका है, ठीक है। हालांकि ये टफ क्वेश्चन था यूपीपी एग्जाम के लिए, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, क्योंकि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो ये टफ था लेवल इसका थोड़ा, ठीक है। और भारत में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाले राज्य तमिलनाडु है, ठीक है। तमिलनाडु है, फिर केरल है, फिर कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश है। ये भी क्रम ध्यान रखेंगे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थीं? तो इसमें 15 महिलाएं शामिल थीं। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा की इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें 15 महिला सदस्य थीं। सबने मिलकर हस्तलिखित संविधान पर अपने अपने हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। अगर पूछे संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसमें संविधान के 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? तो ये अशफाक उल्लाह खान ने की थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की ऐतिहासिक घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन पर, जो कि सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में हुई थी। इस लूटपाट की योजना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने बनाई थी। इसके चलते राजेंद्र लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान तथा रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। अन्य 16 क्रांतिकारियों को 4 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। तो काकोरी ट्रेन एक्शन पे किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो नाम ध्यान रखेंगे, राजेंद्र लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह, इन 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी। बगरू रिक्त स्थान में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो ये राजस्थान में है। राइट ऑप्शन 20 का हो जाएगा। बगरू राजस्थान राज्य में हाथ की छपाई तथा हथकरघा के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बगरू प्राकृतिक रंजक और हैंड ब्लॉक पेंटिंग के लिए जाना जाता है। यह राजस्थान के जयपुर जिले के सांगानेर में स्थित एक नगर पालिका है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत कितना था? तो ये भी उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर वर्तमान का देखें तो प्रश्नकाल के समय यह 4% थी और वर्तमान 4% थी और आरआरसी 3% थी, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अगला है, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा रिक्त स्थान है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था 1799। राइट ऑप्शन सी है। तो हवा महल राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा की गई थी। यह लाल और बलुआ पत्थरों द्वारा बनवाया गया है, जो कि राजपुताना कलाकृति का अद्भुत नमूना है। इसकी डिजाइन उस्ताद लालचंद के द्वारा बनाया गया था। अगला, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। राइट ऑप्शन 20 का हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है।
वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल 1995 से 2000 के प्रधानमंत्री तथा संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी संगठन के सदस्य रह चुके हैं। अगला, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया एक T20 मैच था। राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो कि लखनऊ में है और ये एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। इसकी क्षमता 50,000 दर्शकों की है। इसका उद्घाटन वर्ष 2017 में हुआ था। इसके बाद यहाँ खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक T20 मैच था। ठीक है, और नवंबर 2018 में ही इस स्टेडियम का नाम पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया गया। यह स्टेडियम अब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। अगला, वर्ष 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये चीन देश करेगा। राइट ऑप्शन बी है। ये भी उस समय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला, और वर्ष 2026 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ष 2026 में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन जापान के नागोया नगर में होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला, भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो इनका नाम जनरल बिपिन रावत था। ठीक है, प्रश्नकाल के समय जनरल बिपिन रावत COA थे, लेकिन वर्तमान में मनोज मुकुंद नरवणे इस पद पर कार्यरत हैं। राइट ऑप्शन ए होगा इसका। नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो सिंगापुर में आयोजित किया गया था। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और वर्ष 2019 का 34वां सम्मेलन थाईलैंड में हो चुका है तथा 35वां सम्मेलन भी थाईलैंड में ही प्रस्तावित है। 38वां शिखर सम्मेलन जो कि अक्टूबर 2021 में ब्रुनोई में प्रस्तावित था। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो इंसुलिन जो कि अग्नाशय पैदा करता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है। यह मानव शरीर में रुधिर में शर्करा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से व्यक्ति को मधुमेह, जिसे डायबिटीज कहा जाता है, नामक रोग हो जाता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि भी है जो भोजन को ऊर्जा के रूप में बदलने का कार्य भी करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ये ब्रोमीन तत्व है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रोमीन एक अधात्विक तत्व है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, जबकि मरकरी पारा का रासायनिक चिन्ह Hg होता है। इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है और ये एक धात्विक तत्व है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। सोडियम धातु हवा के संपर्क में आते ही ज्वलनशील हो जाता है, अतः इसे केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। और हीलियम एक अक्रिय तथा जहरीली गैस है। तो सभी ऑप्शन को कवर किया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या जो कि क्लोरीन की होती है। तत्वों की परमाणु त्रिज्या एवं रासायनिक तत्व के परमाणु के नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन की बाहरी आवरण तक की दूरी है। प्रश्न के अनुसार सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या क्लोरीन की है, उसके बाद ब्रोमीन की है, फिर सोडियम की है, फिर कैल्शियम की है। अगला है CH3COOCH2CH3 किसका सूत्र है? तो ये सूत्र जो कि एथेनॉइड का है। किसी तत्व के नाम को संक्षिप्त रूप से व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अक्षर या अक्षर समूह को रासायनिक संकेत कहते हैं। इसकी खोज 1811 में जर्मन वैज्ञानिक वर्जिलियस ने की थी। यहाँ पर कुछ प्रमुख तत्व हैं, उनके संकेत हैं। तो प्रोपेनाइक अम्ल जो कि CH2 = CH3COOH, एथिल इथेनॉइड CH3COOCH2CH3, ब्यूटेनोइक अम्ल CH3CH2CH2COOH और मेथेनोइक अम्ल तो HCOOH। ये तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसके अंतर्गत 2018 के यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर किया गया। और इसकी जो दोस्त साथियों व्याख्या है वो आपके आने वाले यूपीपी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसको जरूर 1 से 2 बार देख लें। दोस्तों वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।